हाय स्टूडेंट्स, मित्रों, एक बार पुनः नमस्कार आप सभी से। मैं इस अनन्या चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। हम लगातार आप सभी को इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक के बाद एक टॉपिकों को मैंने आपसे शेयर किया और अलग अलग टॉपिक शेयर करने से आपको ज़्यादा लाभ होने वाला, क्योंकि इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, है ना। और इससे आप नई नई जानकारियाँ भी कलेक्ट कर लेंगे। एक साथ ढेर सारी जानकारी दे देने पे भी नुकसान होता है, आप कायदे से समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे भी आप स्टे कंडीशन में हैं, रुके हुए हैं, तो रुक रुक के देखने पर ठीक है, क्योंकि लगातार एनर्जी बनाए रखना इस समय समस्याग्रस्त है ना। तो आइए, आज मॉडर्न इंडिया की जानकारी के क्रम में आज मैं आपको संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास विशेषकर ब्रिटिश काल में किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। नो डाउट इस बात का अंग्रेजों को श्रेय दिया जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की नींव ब्रिटिश शासन की देन है। उन्हीं द्वारा आधुनिक प्रशासनिक सिस्टम का निर्माण किया गया और जिस ढांचे पर आज हमारा प्रशासन चलता है उसमें अंग्रेजों द्वारा बनाया गया फार्मूला ही सेट है। हाँ, लेकिन उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, जो समय समय पर गाइडलाइन दी, वो सिर्फ उनकी अपनी पद्धति नहीं थी। उन्होंने हमारी परिस्थितियों, हमारी मांग के अनुसार उन्होंने समय समय पर उसमें परिवर्तन किया। ऐसा नहीं कि टोटली अपनी चीजें यहां लाद दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल संवैधानिक विकास में आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां का हेड ऑफ द कंट्री राजा होता, मुखिया होता है, वंशानुगत होता है, जबकि हमारे यहाँ का हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट मुखिया नहीं होता, बल्कि वो जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होता है। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले हैं, हम रिपब्लिकन सिस्टम वाले हैं, न कि हमारे यहाँ राजतंत्रीय सिस्टम, तो हम उनसे अलग है। तो कई चीज़ें उन्होंने हमारी परिस्थितियों के अनुसार नया किया, हमारी मांग के अनुसार, हमारे आंदोलन के अनुसार। आप इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमेशा ये चीज़ पाएंगे कि समय समय पर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए, उस आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के मंच से ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी, उन चीज़ों को भी उन्होंने समय समय पर जोड़ा। तो इसी पूरी कहानी का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की व्यवस्था की शुरुआत 1726 के चार्टर एक्ट पे जाता है। देखिए, तो क्रमशः मैं आपसे शेयर करूंगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने हेतु समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए थे। दिशा निर्देश दिए गए। अच्छा, अब आप समझिए, इन्हीं दिशा निर्देशों में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया निर्धारित होती है। ठीक है, अब इन दिशा निर्देशों का बेस क्या होता था, आधार। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा दो चीजें। एक, भारतीय परिस्थितियों की मांग, भारतीय परिस्थितियों
एवं भारतीयों की मांग। दूसरी चीज, ब्रिटिश उपनिवेश की मजबूती के लिए, ब्रिटिश उपनिवेश की मजबूती के लिए आवश्यकताएं। ठीक है, अब आप समझिएगा, मैं ये बात आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको बेसिक ज्ञान भी हो जाए कि आखिर में संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या छुपा, क्या मोटो छुपा था। तो मोटो, उद्देश्य या आधार की मैं जब बात करूं तो भाई यहां जो अंग्रेजों ने समय समय पर नियम बताया, उस नियम में किन चीजों का समावेश किया गया होगा, किन कारण से वो चीजें डाली गई होंगी समयानुसार, तो उसमें भारतीय परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण थी कि भारतीय सिचुएशन कैसी है और भारतीयों की डिमांड क्या है। तो वो आधार होता था इनके द्वारा नियम कानून बनाने का। और दूसरा, उनका ब्रिटिश उपनिवेश सुरक्षित भी रहे, उसे कोई नुकसान न पहुंच पाए, उसे और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस आधार के लिए, है ना। तो ये दोनों उद्देश्य काम करते थे। हालांकि ज्यादातर जो उनका फोकस होता था वो ब्रिटिश उपनिवेशों की मजबूती के लिए होता था। ठीक है, यही वजह है कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो वो हमारे यहां पारित अंतिम अधिनियम था, तो उसे एज इट इज हमारी संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। हमारी संविधान सभा ने स्वयं एक संविधान लिखा और उसमें नो डाउट 1935 के एक्ट का लगभग 60%, 60 से 65%, 2/3 हिस्सा उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन हूबहू नहीं, उसमें कई चीजों को अपनी परिस्थितियों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारतीयों ने उसको रिवैल्यूएट कर लिया, रीअरेंज कर लिया, है ना। तो इसीलिए सब कुछ एक जैसा नहीं था, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया कि भाई पहले उनकी अपनी मजबूती थी, भारतीय किनारे जाएं, तो ये आधार है। अब आइए, इसका पहला जो सिस्टम बनता है कि जहां पर अंग्रेजों ने गाइडलाइन देना शुरू किया, 1726 का चार्टर एक्ट। यह पहला ऐसा चार्टर एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा। ठीक है, क्योंकि समय समय पर उनके व्यापारिक अधिकार बढ़ाए जाते रहे। कंपनी 1600 AD में स्थापित हुई थी। समझिए जरा सा, 31 दिसंबर 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मैं आपको बहुत पहले से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ये कंपनी को 15 वर्षों के लिए पहला अधिकार मिला, उसके पश्चात इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर ये चीजें चलती रही, कंपनी अपना काम करती रही, लेकिन परिस्थितियां 1726 में थोड़ा सा प्रतिकूल हुई, क्योंकि दक्षिण भारत की स्थिति को बेहतर तरीके से वहां के गवर्नर, जो कंपनी के गवर्नर थे, वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो आप इसको यूं समझिए, 1726 का राजलेख, 1726 के राजलेख के द्वारा जो है क्या किया गया, सबसे जो महत्वपूर्ण इससे बात हुई, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंसियों का नियंत्रण बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो 1726 का राजलेख
क्या किया कि जो यहां जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, इसके अंडर में कर दिया गया मुंबई की प्रेसिडेंसी, बंबई जिसे कहते थे उस समय, बंबई ही समझें इसको, बंबई और मद्रास जिसे आज चेन्नई कहते हैं, यहां भी एक माने कंपनी का अधिकारी गवर्निंग करने के लिए होता था। तो लेकिन अब इसके जरिए इनको इस पर नियंत्रित करने की शक्ति दी गई। यूं ऐसा न समझो, है ना, ठीक ही है लगभग, इसको इस पर कंट्रोलिंग की दी गई स्थिति कि बिना इनकी अनुमति के वह लोग कानून नहीं बना सकते अपने क्षेत्रों में। यही चीज़ें आगे और आपको दिखाई देंगी, ठीक है, तो जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो ये 1726 का राजलेख है। बाकी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया गया, कंपनी के सामान्य प्रशासनिक अधिकार को बढ़ाया गया, ये 1726 के राजलेख द्वारा। जो अब अगली कड़ी आती है वो रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करूंगा। तो अब आप इसको समझ गए। अब इसके उम्मीद है कि भाई ये बात आप 1726 का लेख क्या कहता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो अब अगली कड़ी में आप आए, रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान से सुनिए, रेगुलेटिंग मैंने रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को सर्कुलेट करने के लिए एक्ट बना, 1773 एडी में पारित हुआ। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1772 में इसकी डिमांड की गई, पेश किया गया और इसे पारित कर दिया गया 73 में, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए हो क्या रहा था, बक्सर की लड़ाई के पश्चात, ये पृष्ठभूमि क्या है इसकी, जरा सा इसको भी आप बैकग्राउंड समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो जब बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में बंगाल में, तो अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लेने के पश्चात, मैंने वैनस्टॉट जीत लिया, उसके पश्चात पुनः क्लाइव दोबारा गवर्नर बना करके यहाँ का भेजा गया। तो होता क्या है कि क्लाइव आते ही अपना जो है कंपनी का कंट्रोल और लाभ बनाने का प्रयास किया और इसके तहत उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डायरची लागू कर दी, द्वैध शासन। द्वैध शासन से क्या था कि कंपनी के द्वारा दीवानी का कार्य किया जाता था, दीवानी मैंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया जाता था, शेष बंगाल का नवाब काम करता था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। अब क्या था, इसका कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो दुरुपयोग शुरू कर दिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर कुछ थी ही नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं था, इसलिए वो लोग अपने स्तर पर कमाई का व्यवस्था किए और खुद ही बिजनेस, पर्सनल बिजनेस शुरू कर दीजिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाई कुल मिलाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभांश घट गया, क्योंकि लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी जेबें भरना शुरू किए। अब व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाएंगे तो कंपनी की तरफ पैसा देना बंद कर दिए, नतीजा कंपनी कंगाली की तरफ बढ़ गई। माने हम भारतीय ही नहीं कंगाल हुए, माने बंगाल में ही अकाल पड़ना नहीं शुरू हुआ, बल्कि कंपनी की वित्तीय हालत एकदम खराब हो गई और कंपनी को ब्रिटिश संसद से डिमांड करनी पड़ी कि हमें आप जो है धन का अनुदान दें, तभी हमारी व्यवस्था आगे स्मूथ चल पाएगी। तो अब ब्रिटिश संसद ने हाँ कर दिया कि हम आपको धन का अनुदान देंगे, लेकिन आपको हमारे बनाए गए सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी सेंस में रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को सीधा ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास इसी को माना जाता है, ठीक है। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? प्रमुख प्रावधान, इसमें क्या क्या गाइडलाइन दी गई? पहली चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 2 बोर्ड बनाए गए,
दो बोर्डों का गठन, दो बोर्डों का गठन हुआ। कौन कौन से? आइए मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं गलत करोगे इस क्वेश्चन में, इसको समझने के बाद। जो आप लोग गलतियां करते हो कभी नहीं करोगे इसके पश्चात। आइए, एक बोर्ड लंदन में बना और दूसरा बोर्ड कोलकाता, भारत। देखिए, लंदन में बोर्ड जो बना 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड लिखा हो चाहे कोर्ट लिखा हो, कोई इशू नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 24 मेंबर थे, ठीक है। और इन सभी को बारी बारी से चुना जाता था, अल्टरनेट चुने जाते थे। 24 सदस्यीय बोर्ड का गठन हुआ और इस 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा अब ब्रिटेन के लंदन में बैठकर भारत संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता था और उसे बना करके भारत में जो है भेजा जाता था। तो औपचारिक रूप से वहां पर ब्रिटिश संसदीय अधिकारियों को दिखाना पड़ता था, अदरवाइज इन्होंने जो बनाया संसदीय अधिकारी को घूस देकर मिला लिया, जो बनाया सिग्नेचर करा लिया, आगे काम किया। तो एक प्रयास तो था कि भाई ब्रिटेन में बैठी संसदीय सरकार अब भारत के मुद्दे पर कंट्रोल करे। भारत के मुद्दे कैसे कंट्रोल करेगा? डायरेक्टरों पर कंट्रोल करना उसने शुरू किया कि डायरेक्टर्स ही पॉलिसी बनाते हैं, उन्हीं को हम कंट्रोल कर लेंगे तो आसानी से हम कंपनी पर कंट्रोलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एक प्रयास था उनका। दूसरा, ध्यान से समझिए, कोलकाता जो भारत है, कोलकाता में बनाया गया वायसराय, नहीं सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, और ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, है ना। क्लेवरिंग, मानसन, ये सब इसमें मेंबर थे, ठीक। अब ध्यान से समझिए, गवर्नर जनरल यहां बहुमत से फैसले करता था। किससे फैसले करता था बेटा? बहुमत से फैसला। यही खतरनाक इशू था, यहां बहुमत से फैसला होता था। मान लीजिए गवर्नर जनरल के साथ एक ही सदस्य मिला और 3 सदस्य एक लॉबी बना लिए, तो गवर्नर जनरल का पद एकदम बेकार हो जाता था, महत्वहीन हो जाता था कि पता चला कहने के लिए गवर्नर जनरल है, लेकिन जो है बहुमत से फैसला होने के कारण 3 अन्य सदस्य मिलकर गवर्नर जनरल को बेकार कर देते थे, है ना। फिर हाल एक शुरुआत थी, है ना, बहुमत से फैसले लेने के लिए, माने सर्वसम्मत निर्णय लेने का प्रयास था। इसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो सर्वसम्मत निर्णय लेने का फैसला था। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई कंपनी माने ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी में कार्यकारिणी परिषद के गठन का फैसला और कार्यकारिणी परिषद के डिसीजन बहुमत से लेने का बेसिक आधार क्या था, मूल आधार क्या था? तो पहली चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना, प्लस जो है जिधर मेजॉरिटी हो उसकी बात सुनना, ये मुख्य रूप से था, है ना। और दूसरी चीज वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू होता है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, क्योंकि कभी भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सत्ता एक ही जगह सस्टेंस हो जो हमारे लिए आगे खतरा हो सकती है। तो शक्ति का पृथक्करण और मेजॉरिटी का निर्णय, इन दोनों चीजों को जोड़ करके डिसीजन लिया गया। अब आइए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये आपके सामने है, ये लंदन में बैठकर पॉलिसी बनाता था और ये यहां पर भारत में बनाकर भेज देता था। तो
इसके अलावा इसके जरिए क्या हुआ था, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। अब इस सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र हर सेक्टर में था, माने इसे हर प्रकार के अधिकार दिए गए। ठीक है, पहली चीज तो ये 4 सदस्यीय था। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर थे, 4 सदस्य, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे कौन नियुक्त हुआ था, एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। कौन कौन से 3 थे, हाइड, लेमेस्टर, लेमेस्टर और चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इसके जब कार्यक्षेत्र की बात करूं तो हर सेक्टर में काम कर रहा था, है ना। कानून के मामले में हेड था, धर्म के मामले में हेड था, इसको हर तरीके का काम करना था। माने इसके अधिकार क्षेत्र में विधि, सामान्य कानून, है ना, धार्मिक, सभी क्षेत्र, अर्थात सभी प्रकार के मामले। तो कुल मिलाकर ये मुझे बताना था कि कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट एक पहला प्रयास था जिसमें 4 सदस्यों को जो है जोड़ा गया, जिसमें एक मुख्य एलिजा एम्पे, फिर 3 अन्य, हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स। तो इनके द्वारा यह कार्य संपन्न होता था, लेकिन ये वास्तविक रूप से सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसके विरुद्ध, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, है ना। कहां पर, लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो वास्तविक रूप से सुप्रीम कोर्ट यह नहीं था। हाँ, भारतीय क्षेत्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट था। इसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों जज होते थे। भारतीयों को सारे मामले सुनने का अधिकार नहीं प्राप्त था, जबकि अंग्रेजों को भारत से संबंध जितने भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि सामान्य प्रशासन, विधि, धर्म, समाज, हर से संबंधित, अर्थव्यवस्था संबंधित सारे के सारे उन्हें बनाने का अधिकार था, कानून सुनने का अधिकार था, डिस्कस सुनने का अधिकार था। भारतीय जजों को ऐसा नहीं था। भारतीय जजों को सिर्फ भारतीयों के मामले सुनने का अधिकार था। तो ये मुद्दे आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा।
अभी यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है कि कब भारतीय जजों को कब अधिकार मिला, है ना। एल्बर्ट बिल का नाम आप सुने होंगे कि रिपन के समय में एल्बर्ट बिल इसीलिए पेश हुआ था कि भारतीय जजों को भी अधिकार मिले सारे मामले सुनने का। फिलहाल वो आगे की कड़ी है, उसको आप बेहतर तरीके से समझते चले जाएंगे। अब आइए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, ध्यान से समझिए, इसके द्वारा जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां थी, उन्हें भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। थोड़ा सा जो 1726 का एक्ट था उसके जरिए उन्हें बांधा गया था, यहां उन्हें भी थोड़ी थोड़ी स्वायत्तता दी गई कि आप अपने सेक्टर्स में कानून का निर्माण कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नियंत्रण, इनडायरेक्ट नियंत्रण बंगाल का ही रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नियंत्रण, प्रत्यक्ष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपने ये चीजें समझी। अब आइए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ओनली फॉर बंगाल के लिए बनाया गया था, तो इस भूल सुधार को किसे बिहार और उड़ीसा जैसे सेक्टर्स में लागू करना चाहिए, आसाम में भी लागू करना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशली एक अलग से एक्ट बना जिसे कहते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा बड़ा सिंपल सा आपको पढ़ना है, इसके द्वारा आपको क्या समझना है, इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान बिहार एवं उड़ीसा तक बढ़ा दिए गए। माने इसके द्वारा क्या हुआ कि अब रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ बंगाल तक नहीं रहेगा, बल्कि यह बिहार और उड़ीसा में भी लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पूरी तरीके से अब रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहीं से क्वेश्चंस मिसगाइड हो जाता, बच्चों को परेशान हो जाता कि भाई पता चला कि भाई हम कहां तक रहेंगे, है ना, ये कानून कहां तक लगा, तो बच्चा सिर्फ बंगाल आंसर देके चला आता था, ठीक है। तो आप इसको बेहतर तरीके समझेंगे अब इसके माध्यम से, ये बहुत जरूरी था, है ना। एक एक क्वेश्चन की एग्जाम में वैल्यू है। अब आप ये समझें कि छोटी सी बात है, नहीं, बिल्कुल दिमाग में क्या होता है कि ऑन स्पॉट अगर नहीं समझ में, अगर आपने सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो ब्रेन आपका कनेक्ट नहीं है और फिर आप इससे आंसर नहीं दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट एक्ट की मैं बात करता हूं। 1784 का पिट्स एक्ट। पिट्स चार्टर एक्ट। पिट्स एक्ट ध्यान से समझिए, 1784 का पिट्स एक्ट आपको समझना। अब पिट्स का इंडिया एक्ट, इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स है क्या, हु इज पिट्स, ब्रिटिश पीएम, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम, इसी के द्वारा रख करके पारित कराया गया, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम ना। अब इस एक्ट के बारे में बड़ी खास बात मैं आपको बता दूं, यह एक्ट जिस रूप में पेश हुआ वो पहले राउंड में
वह उस रूप में पारित नहीं हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत की लोकसभा है ऐसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसमें यह पारित नहीं हुआ। और उस समय ब्रिटेन की एक मिलीजुली सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की मिलीजुली सरकार। जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित नहीं करा पाई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। सामान्यतः जैसे भारत की संसदीय व्यवस्था है उसी तरीके वहां का सिस्टम में है। वहां लोकसभा में यदि बिल कोई, जैसे भारत में किसी लोकसभा में कोई बिल पारित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसी प्रकार ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में यदि कोई बिल नहीं पारित हुआ तो ब्रिटिश तत्कालीन सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही गया। तो ये बड़ा ही रोचक क्वेश्चन बनता है कि कौन से एक्ट को पारित कराते समय किसी ब्रिटिश सरकार, कौन सा इंडिया संबंधी, माने कौन सा इंडिया संबंधी एक्ट पारित कराते समय किसी ब्रिटिश सरकार का पतन हुआ था। तो आपका सीधा आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। लॉर्ड नॉर्थ, ऐसा आप इसको समझिए, प्रारंभ में इस एक्ट को पारित कराते समय लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की मिली जुली सरकार, माने गठबंधन सरकार, मिली जुली सरकार का पतन हो गया था। तो देखिए दोस्तों, यह बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। कौन सा बिल ऐसा था कि जिसे पारित कराते समय सरकार गई थी, किसकी सरकार गई थी, ये है ना। फिर अंततः पिट्स ने इसे पारित कराया। ठीक है, ध्यान सुनो, यह एकमात्र ऐसा अवसर था जिस पर किसी भारतीय मुद्दे पर, ऐसा अवसर था जब किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हुआ था। ये ऐसा एकमात्र अवसर था। ठीक है, फिर इसे अंततः पिट्स द्वारा पारित कराया गया। तो इसके जरिए क्या व्यवस्थाएं की गई, इस एक्ट में क्या प्रावधान है, उसको अब आप तुरंत समझ लें। तो ये आप कभी गलत मत करिएगा। कौन सी सरकार गिरी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की, और किसकी सरकार ने पारित कराया, पिट्स की सरकार ने पारित कराया। ठीक है, आइए इसके प्रावधान। ध्यान से समझिए, प्रमुख प्रावधान। देखिए, ये जो पिट्स इंडिया का प्रमुख प्रावधान है, ध्यान समझिए। सबसे पहली चीज, कोलकाता की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब इससे थोड़ा सा गवर्नर जनरल को डिसीजन लेने में आसानी, अगर एक को भी मिला लिया तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वह कानून पारित नहीं होगा, माने हास्यास्पद स्थिति गवर्नर जनरल की नहीं होगी। नहीं तो उसमें तो हास्यास्पद थी कि 3 एक तरफ, 5 में 4 अगर कार्यकारिणी में है तो 3 अगर एक तरफ हो गए तो गवर्नर जनरल तो एकदम पूरा क्या हो गया, एकदम विहीन हो गया, मत विहीन हो गया, और उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। चलिए, तो प्रमुख प्रावधान में एक ये है। दूसरी चीज, लंदन में एक 6 सदस्यीय
6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक परिषद। माने चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एग्जाम में लिखा हो अथवा नियंत्रक परिषद लिखा हो, और माने ये इसकी स्थापना हुई। और ये 6 सभी के सभी सरकारी सदस्य थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपॉइंटेड थे। अब क्या था? अब ये लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए कहा गया कि जो लंदन में हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट जरिए पढ़ाया कि भाई 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो वहां काम करते थे, रूल्स बनाते थे और सरकार को इसका पता ही नहीं चल पाए क्या है। तो अब क्या था, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिस्कशन करके कानून बनाएंगे और अंततः इनके द्वारा सरकार तक सूचना पहुंचाई जाएगी। इसीलिए इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कंपनी के सारे मामले, ऑलमोस्ट मामले, सैनिक प्रशासनिक जैसे सारे मामले इनको सौंप दिए गए थे, जिससे अब इस तरीके से भारत में काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। ठीक है, तो इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप संवैधानिक विकास के इन चीजों को समझ चुके होंगे, और उम्मीद ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आप इसको जब करेंगे, इसके माध्यम से बनने वाले एक भी क्वेश्चन, चाहे कथन कारण का बने, चाहे जैसा बने, आप इसको गलत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।